अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं सलीम मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन किराम, अली अमीन गंडापुर का आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले वो वज़ीर-ए-आज़म साहब से उनकी मुलाकात हुई थी। उस वक़्त ही कई लोगों के माथे जो थे वो ठनके थे कि ये क्या हो रहा है, यानी किस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एक बयानिया जो बना हुआ था तहरीक इंसाफ का जी कि इन लोगों के साथ नहीं मिलना या इनके साथ मुलाकात नहीं होनी, तो फिर उसके बरक्स जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मिलने पहुंच के वज़ीर-ए-आज़म साहब से। तो ये जो अभी ज़ेर नज़र वीडियो में आपको जो गुफ्तगू मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये उसी हवाले से हो रही है कि वो क्यों मिले, उसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे। आप ज़रा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। एक चीज़ इसमें ऐड कर दो, फिर आप ही ऐड करें। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि अली अमीन की ये मुलाकात इमरान खान की मर्जी के खिलाफ हुई है, ये बगैर हुई। ये कोई वो ऐसी चीज़ तो है नहीं कि छुप के होनी थी। ये पब्लिक मुलाकात हुई है, उसकी पब्लिक कवरेज हुई है। उन्होंने बाहर दो वज़रा के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनका ख्याल है कि इमरान खान को पता नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि वो जो पहले गुड कॉप बैड कॉप नून की तरफ से खेला जाता था, ये गुड कॉप बैड कॉप अब केपी और पंजाब की तहरीक इंसाफ खेलेगी। हुकूमत अच्छी रहेगी क्योंकि उन्हें काम कराने और डिलीवर करना, और जो बाकी मज़ामत है वो दूसरे करेंगे। जी, मैं तो कहना था कि मैं जरा कंफ्यूज हो गई। रोजा लगा है आज राना साहब को। अभी ब्रेक से पहले ये हमें मुकाफाते अमल की कहानी सुना रहे थे, मुक नहीं रही सी। अब कह रहे हैं सबको नवाजना था, सबको हुकूमत मिल गई। सर एक चीज हो सकती है ना पीटीआई के साथ, या मुकाफाते अमल हो सकता है या सबको अवार्ड करना है। दोनों चीजें नहीं हो सकती। या तो आपकी एंटी एलर्जी की गोली जो है वो आपको लड़ गई है या रोजा लड़ा है। बात हो गई कोई क्या, मैंने मोनी पे बात नहीं, बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। मैं फिर एक ही मौकफ ले रहा हूं। मैं आपको हकाइक बताता हूं। किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे लगते हैं। ये एक स्कीम है जो इलेक्शन है, मकाफात अमल भी है। क्या ये जो जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे वो पेशावर हाईकोर्ट के जजों को कह रहे थे मुजाहिमत करेंगे हम तुम्हारे खिलाफ। असद कैसर किसको कह रहे थे बताएं ना। फैसला पिंडी को कह रहे 5 जजों ने दिया है और सुना आप किसी और को रहे। नहीं, वो तो ये रीकाउंट में जाने की बात हो रही। उतारते इलेक्शन कमीशन पे हैं, रीकाउंट बात सही करते नहीं है। कहे ना टूल वो है ना, नहीं टूल नहीं नाम लें, जुर्रत पैदा करें जब कहते हैं मजामत पैदा करनी है। मुझे और आपको कहते हैं खड़े हो जाओ। भाई आप खुद खड़े हो ना, असी तो थोड़ा बयान दे के खड़े हो जाएंगे। ये बात भी ठीक है कि जिस तरफ एड्रेस करना चाहिए। मेरा ख्याल है मियां साहब भी इवेंचुअली आखिरकार गुजरांवाला जाके उस जगह पहुंचे थे कि जहां उन्होंने नाम ले लिए, और सबको खान साहब तो पहले दिन से ले रहे हैं। खान साहब तो पहले दिन से ले रहे हैं, लेकिन अब ये जो इक्तदार में आए पार्टी थोड़े से पीछे है। पार्टी नहीं कर रहे, देखें ये कब तक चलेगा। लेकिन मुनीर मुझे एक बात बताएं, मियां जावेद लतीफ साहब का एक और बयान, आजकल वो बड़ी मजे की बातें करते हैं, हमें बड़ा दिल करता है उनके ऊपर बातें करने में। उन्हें कहा मैंने 114 और 15 की गिनती करवाने की दरखास्त की। आगे से मुझे कहा गया कि फिर 130 जो नवाज शरीफ साहब का फिर उसकी भी रिकाउंटिंग करा लेते हैं। और यानी ब्लैकमेलिंग की इंतहा देखिए आप, जरा पहले सुने वो उन्होंने क्या कहा। बात आपको कि जब मैंने किसी शख्स से बात की जो इलेक्शन से पहले भी मेरे साथ राब्ते में थे कुछ लोग, मैंने कहा कम से कम यार NA 114 और NA 115 को रिकाउंटिंग ही करा दो, तो उन्होंने फौरी मुझे कहा कि फिर NA 130 का भी कराएंगे। ब्लैक मेलिंग की इंतहा आप देखें, वो किस जगह रह रहे हैं यार। ये जो कह रहे हैं ना कि फिर 130 करवा देते हैं और ये ब्लैकमेल है, इसको अगर तर्जुमा और तशरीह करें तो उसका मतलब यह है कि मियां साहब भी हारे हुए हैं। अगर आपने यहां चाहिए तो हम वहां पर फिर उनका हल्का खोल के उनको हरवा देंगे। और ये एक बात मार्केट में चल रही है कि वो हारे हुए हैं और उनका हल्का खुलने वाला है। मुनीब साहब सुनिए ये भी, तो फिर मुझे बताएं कि क्या वाकई होने वाला। हकीकत तो ये है कि सलमान राजा साहब है वो हल्का फॉर्म 45 के मुताबिक। नवाज शरीफ साहब जीते हुए हैं कि हारे हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि मियां साहब जीते। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। लाहौर वाली उनकी सीट के मुतालिक आप क्या कहेंगे? अफवाह यही है कि उनको दी गई है। हाँ, जैसे तैसे भी जो लोग जैसे भी आ गए हैं, भर्ती हो ही गए हैं असेंबली में। मैं तो भर्ती कहूंगा कि ये असेंबलियों में भर्ती अगर हो ही गए हैं। 4 हलकों में रिकाउंटिंग तो होगी और उसमें से 2 हलके बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर मियां साहब हार गए तो खुर्रम साहब, ये तो एक लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात है। 3 सीटें उलट जाएंगी। मगर अगर नवाज शरीफ साहब की सीट उड़ जाती है तो ये तो बहुत बड़ी एक जल्जला है फॉर PMLN कि उनका जो लीडर है उसी को आपने फारग कर दिया। जिन हलकों को खोलने की बात हो रही है उनमें लाहौर का वो हलका भी शामिल है जहां पर फॉर्म 47 के मुताबिक वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से जीतते बताए गए। पैगाम दरअसल मियां साहब को ये देने की कोशिश हो रही है कि जी बजाय इसके कि वो खुले और बात बने, आप खुद ही ऐलान करें और इलाज के बहाने बरतानिया जाए। मुनीब, ये जिस तरह से गुफ्तगू शुरू हो गई है, आपको कैसे क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इसमें?
130 کو लेकर मियां साहब के हल्के को? कायद साहब, दो तीन बातें. एक तो ये मुझे फ्रैंकली मैंने उसको फॉलो नहीं किया, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली स्टेटस क्या है कि रिकाउंट का ऑलरेडी किसी ने दरखास्त दी भी है इलेक्शन कमीशन में 130 की है, नहीं दी, मुझे नहीं पता. आप यू कैन एजुकेट मी ऑन दिस कि पता नहीं एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता. दरखास्तें तो हर हल्के की पड़ी है ना जी. क्या जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट गई मुनीब साहब, दोबारा बताएं. आप बोलेंगे दोबारा? जी 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 मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मुझे इसके लीगल स्टेटस का इस वक्त नहीं पता कि एग्जैक्टली किसी ने रिकाउंट की दरखास्त दी है पीटीआई की तरफ से या राशिद साहब की तरफ से या नहीं दी. क्योंकि अगर ये हल्के खुलने हैं तो फिर एक कानूनी तरीके से खुलेंगे ना, वो किसी की विम या लहर के ऊपर तो खुलेंगे नहीं. एक सवाल तो ये है कि इनका दूसरा मियां जावेद लतीफ साहब से आई होप वो हमें लेकिन बड़े सीनियर साफी हैं सारे. नजम सेठी साहब आपको पता है कि वो बिल्कुल है, मालिक साहब हैं, मैं नुसरत जावेद साहब हैं, करता हूं जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसके तहत तो ये एक ब्लैकमेलिंग चिप है. और ये तो मियां जावेद लतीफ खुद कह रहे हैं कि मैंने कहा मेरा रिकाउंट कर दो, उन्होंने कहा फिर 130 और कहा कि ये ब्लैकमेलिंग है. इसका मतलब कि मियां साहब हारे हुए, जरा ज्यादा गल की थी तुसी ते बल्कि मियां साहब दा खोल देना सी. मैं उसी तरफ आ रहा था कायफ साहब. एक तो ये कि ये होगा तो एक तरीके के तहत होगा ना, 4 हल्के खुल रहे हैं या 3 खुल रहे हैं, तो हमें ये भी देखना है कि वो किस रूट का इख्तियार किया जा रहा है, नंबर 1. दूसरी बात ये कि अभी इलेक्शन हमने आपको पता है इलेक्शन से पहले भी हम ये डिस्कशंस करते रहे, और बाय एंड लार्ज अगर हम किसी साजिश वाले एलिमेंट को साइड पर रख दें और सिर्फ प्योरली सियासी बात करें तो हम यही कह देते कि जी अगर तो कोई सिंपल मेजॉरिटी टाइप चीज बन गई, ज्यादा तो आ गई, तो मियां साहब शायद आएंगे. अदरवाइज मियां साहब का शायद वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगी ये इस तरह की आधा तीतर आधा बटेर वाली टाइप की हुकूमत का. लेकिन एक बात है, ये सिस्टम जिस तरह से क्राफ्ट किया गया है, मुझे लगता है कि ये जारी बात है क्राफ्ट, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं. 2018 में भी मैन्युफैक्चर्ड हुकूमत थी, तो ये भी मैन्युफैक्चर्ड हुकूमत है, इसमें कौन सी कोई ढकी छुपी बात है. दूसरी बात यह कि जिस तरह से क्राफ्ट किया गया ना, मुझे लगता है मियां नवाज शरीफ साहब इसके अंदर फिट इन कर ही नहीं रहे थे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. शायद हम हाँ, लेकिन उनको ये क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपकी सीट खोल देंगे? ये क्यों पैगाम भेजा जा रहा है? वो इसलिए कायफ साहब कि उस सीट के हवाले से इतना स्ट्रॉन्ग परसेप्शन मौजूद है, और उसके जो फॉर्म 45 वो जो अवेलेबल है, जिन बहुत सी इसके ऊपर लेदे हो चुकी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कटिंग हुई है, ओवर राइटिंग हुई है, कुछ फिगर साथ लिखे हुए हैं, कुछ नंबर साथ लिखे हुए हैं. वो अकेले 130 पे तो नहीं 2 नंबरी हुई ना, वो तो बहुत से हल्कों में हुई है. व्हाई स्पेसिफिकली सेंड अ मैसेज टू नवाज शरीफ? मैं वही अर्ज करता हूं कि वो केपी के अंदर भी बहुत से ऐसे फॉर्म 45 हैं, ये कोई एक नहीं है, वाकई आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत सौ पे है. लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को जो भेजा जा रहा है ये सिग्नल या जो भी तरफ से है, और अगर वाकई मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि ये ब्लैकमेल है, तो फिर तो बात बड़ी क्लियर है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी अलाउ मी टू से वो भी शायद इस्तेमाल हो गए. और इस पूरे निजाम के अंदर अगर कोई बेनिफिशरी था तो वो मियां नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल नहीं थे. उनकी जमात में से जारी बात है, उनके लिए शायद सबसे बड़ा टेक होम यही है कि उनकी साहबजादी इस पूरे निजाम के अंदर उसकी जो चीजें कल्मिनेट की उसमें वो वज़ीर आला पंजाब बन गई, उनके भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए. लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब शायद ये चीज पहले उनको अंदाजा था या नहीं था, लेकिन कम से कम अब तो ये बात वाज़ेह तौर पर नजर आती है. और मैं जरूर कहूँ हम इसको जितने मर्जी लिफाफे चढ़ा लें, जितना मर्जी हम इसकी नोक पलक दुरुस्त करके इस पे पेंट फिरते रहें कि जी बड़ा अच्छा हो गया और मियां साहब की मर्जी से ये सब कुछ हुआ है. लेट्स एडमिट इट कि मियां साहब की मर्जी से बहुत कुछ नहीं भी हुआ. और मियां साहब को जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए और जो चीजें सामने आना शुरू हुई, शायद ये भी किसी के ज़हन में था कि जी मियां साहब शायद सोच रहे हैं कि भाई रहने दो यार, ये जस्ट थ्रो इन द टॉवल, ये हमें तो कुछ मिला ही नहीं है. थ्रो इन द टॉवल मसला ये है, मैं यही बात कर रहा हूं कि उन्होंने टॉवल थ्रो इन कर दिया. उन्होंने कहा मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा. मैं जरा स्टूडियो में भी बात कर लूं कि मियां साहब बैक सीट ले ली. अब ये बार बार ये जगह जगह से एक ही गुफ्तगू आ रही है कि मियां साहब कल का खुलेगा, वो फारिग हो जाएंगे, मियां साहब कल का खुलेगा. ये बात तो सारे जैसा मुनीब भी कह रहे हैं कि सबको पता है उस हल्के में हुआ क्या है, लेकिन स्पेसिफिकली एक 130 के बारे में क्यों कहा जा रहा है ये? सर मैं अगर पहले एक और सवाल पूछ लूं, बिकॉज मतलब कि मुझे बताएं कि क्या हमें नहीं पता था कि नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ होने वाले हैं? इलेक्शन से पहले नहीं पता था? नुसरत जावेद साहब का जो एक वो बड़े मशहूर 1-2 क्लिप्स हैं
گوال منڈی سے ہار جائیں گے اور ان کی پارٹی انہیں کیوں واپس لے کے آ رہی ہے اور کس طرح ان کو استعمال کرے گی، یہ ہم سب نے سنے نہیں تھے الیکشن سے پہلے. جی ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، ویڈیو میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کاشف واسی صاحب اور رانا عامر الیاس رانا صاحب جو ہے وہ تو پی ایم ایل این کے پٹھو صحافی کہہ لیں انہیں، پھر اس کے علاوہ باقی جو منیب فاروق صاحب ہیں ان کا ٹلٹ بھی جو ہے وہ نون لیگ کی طرف واضح ہوتا ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ کچھ عجیب سا، یعنی جس کے جو جی میں آتا ہے وہی توجیہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال توجیہ یہ بھی پیش کی گئی کہ جی اس میں بھی کوئی پیچھے جو ہے وہ یعنی پی ٹی آئی میں بھی کوئی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، اور جو ہے گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے عمران خان صاحب کی بات نہ سنتے ہوئے جو ہے، یا ان کو خدا نخواستہ کوئی بلیک میلنگ کی گئی کہ کوئی کیسز وغیرہ ان پر تھے کہ جی وہ کھول دیے جائیں گے، آپ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں اور اپنے صوبے کی سیاست کے حوالے سے جو ہے ان سے جو مراعات لینی ہے آپ نے وہ لینے کی کوشش کریں. تو ناظرین کرام، اس پہ جو ہے وہ کاشف واسی صاحب نے بجا جیسے کہ فرمایا، انہوں نے کہا جی کہ اگر رات کے اندھیرے میں کہیں پہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ گنڈا پور کی ملاقات ہوتی یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی آدمی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تو وہ تو چلیں بات بجا تھی، لیکن اب دن کے اجالے میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، پھر احسن اقبال صاحب ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو اس سے یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی منشا کے علاوہ ہوا ہے. تو اب ظاہر ہے عمران خان صاحب اگر اس طرح کی کوئی پازیٹیو چیزیں اب ہو رہی ہیں تحریک انصاف کی سیاست میں تو میرے خیال ہے اسے ویلکم بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اب صوبے کی سیاست جو ہے، صوبے کے لوگوں نے جو ایک مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، ویسے تو پورے ملک نے مینڈیٹ دیا تھا، لیکن اب چلیں ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ مجبوراً جو ہے وہ برداشت کیا گیا ہے کہ پی کے میں، تو اس میں لوگوں کو ڈیلیور بھی کیا جائے. تو اس ڈیلیورنس کے حوالے سے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ انہوں نے ملاقات کی ہے پرائم منسٹر سے اور اپنے صوبے کا حقوق مانگنے کی کوشش کی ہے. ظاہر ہے جو بھی بیٹھے ہوئے اوپر جن کو لایا گیا ہے اب وہ سسٹم تو انہوں نے چلانا ہے، تو اس صوبے کو چلانے کے لیے اس کے جو واجبات ہیں وہ لینے کے لیے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی سے بات تو کرنی پڑتی. تو اب اس وزیر اعظم سے کی گئی ہے تو اس بات کا بھی بتنگڑ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جیسے کہ عامر الیاس رانا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور تھیوری پیش کی کہ جی یہ تو کوئی اور ہی سین بنا ہوا ہے. بہرحال اس طرح کی سیاستیں ہیں ناظرین کرام، یہ چلتی رہتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ صوبے میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، تحریک انصاف جو ہے وہ لوگوں کو کیا چیز ڈیلیور کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی. تو اس حوالے سے آپ کی کمنٹس میں آپ کی رائے بھی چاہیے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال کیجیے اپنے اس چینل کا بھی. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.